हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी इंडियन ज्योग्राफी का जो है लगातार वीडियो मैं डाल रहा हूं और बीच बीच में एमसीक्यू जो है उसके माध्यम से भी लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस करवाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जिससे कि आपको क्या होगा, ओवरऑल आपको जितने भी एमसीक्यू बनेंगे इससे रिलेटेड वो जो है आपको कवर हो जाएंगी। और ये वीडियो जो है आपको कमीशन से लेके और रेलवे, जेपीएससी, जेएसएससी और एनटीपीसी का मेंस होने वाला है 15, 16, 17 को। और उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम आते हैं भारत में, और इससे एक आपको समझ होगी कि भारत में उद्योग इंडस्ट्री का विकास कैसे हुआ है। अगर आप स्टूडेंट भी नहीं है तो आप अगर जानने के इच्छुक हैं भारत के उद्योग के बारे में, तो इससे आपको जानकारी अच्छी खासी उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कि आप इंटरव्यू में हो या फिर मेंस राइटिंग में हो अच्छे से करके आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो है अच्छा लगता होगा मेरे द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि भारत के उद्योग इंडस्ट्री के बारे में, भारत में उद्योग का भविष्य जो है उज्जवल रहा है। ये प्राचीन समय, ये इंग्लैंड के जो महारानी थी उस समय से ही, जिसे 1881 में सबसे पहले आपका जो है औद्योगिक नीति आया था, फिर 1891 में आया। तो हम लोग जो है स्वतंत्र भारत के औद्योगिक नीति और उद्योग में जो विकास हुआ है, और उसमें भारत में उद्योग का सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती उद्योग, जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड पॉइंट आते हैं उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं भारत में उद्योग। तो उद्योग का संबंध क्या, उद्योग होता क्या है? पहले तो दोस्तों इंडस्ट्री होता क्या है। उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में बनाती है। ठीक है। जैसे कि गन्ने से चीनी बनाना, पटसन से आपका जो है सूती वस्त्र तैयार करना, और आपका जो है किसी भी तरीके का उद्योग हो सकता है, कृषि आधारित हो सकता है। जैसा कि देख सकते हैं कृषि आधारित उद्योग जो कि सूती वस्त्र और चीनी उद्योग हो जाएगा। फिर उसके बाद खनिज आधारित उद्योग जैसा कि लौह इस्पात, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, और अभी तो बहुत सारे उद्योग आ गए हैं। तो धीरे धीरे हम लोग हर टॉपिक को कवर करेंगे। और तीसरा आता है खनिज प्लस तकनीकी आधारित उद्योग, जैसे कि वायुयान निर्माण उद्योग हो गया, जलयान निर्माण उद्योग हो गया, और रेल निर्माण उद्योग हो गया। तो रेल निर्माण से रेल जो है एक अलग ही उद्योग के अंतर्गत में आता है, क्योंकि देश के अर्थव्यवस्था में भारतीय रेलवे का एक अहम योगदान है। एक शहर से दूसरे शहर वो फिर कच्चे माल पहुंचाना हो या फिर जो विक्रय योग्य माल जो होता है, जैसे कि सपोज मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई भी सामान जो है वो बनकर तैयार हुई है, तो बिहार में, झारखंड में, तो भारतीय उद्योग में जो है एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है रेल निर्माण उद्योग। तो इंडियन रेलवे पर भी मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। चलिए, वन आधारित उद्योग जैसा कि रेशम उद्योग हो गया, कागज़ उद्योग हो गया, और भी बहुत तरह के उद्योग है, फर्नीचर वगैरह का जो सामान बनता है। और तो चलिए हम लोग, तो भारत में उद्योग आप समझ ही गए होंगे। उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती है। ठीक है। गन्ने से चीनी बनाना कृषि आधारित उद्योग होता है। खनिज उद्योग, तकनीक प्लस खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। चलिए एक एक करके डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं उद्योग से पहले भारत में जो है औद्योगिक नीति आई कब। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 1881, 1891 में आया था, स्वतंत्र भारत से पहले। लेकिन स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं। गणतंत्र दिवस भी है 26 जनवरी को। ठीक है। तो उससे क्या होगा, भारत की पहली औद्योगिक नीति जो कि भारत 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है देश में क्या था, देश में गरीबी, भूखमरी, और उसके बाद जो है बहुत ही बड़ा समस्या था, जिसके लिए भारत सरकार ने जो है उस समय जो संविधान सभा बनी थी, जो कैबिनेट बना था, वो जो है भारत के लिए पहली जो है औद्योगिक नीति 1948 में लागू किया था।
और जिसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया, जिसमें मुख्यतः जो है कृषि आधारित भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश रहा है। तो मुख्यतः पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें जो है आपका कृषि पे बल दिया गया था। तो मैंने प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजना बहुत ही डिटेल से मैंने आपको करवाया है, नीचे में मैं आपको लिंक दे दूंगा इसके, आप उसको देख सकते हैं। और यूट्यूब में जो है वो बहुत सारे वीडियो है, लेकिन आप जो है मेरे भी वीडियो देख सकते हैं। आप पढ़ना तो आपको कहीं से भी है, बस कंटेंट जहाँ अच्छा हो, जहाँ आपको अच्छा मिले, आप जो है वो पढ़ सकते हैं वहाँ से। तो स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में लागू हुई थी। उसके बाद जो है भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 8 साल बाद 1956 में लागू हुआ था दोस्तों। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है 1991 में भारत जो है एलपीजी अपनाया था। तो एलपीजी कहने का मतलब घरेलू सिलेंडर जो है वो नहीं होगा दोस्तों। एलपीजी कहने का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और 1991 के बाद जो है भारत, जिस समय आपका नरसिम्हा राव की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव, और साथ में उस समय गवर्नर थे आपका कौन, मनमोहन सिंह जी थे, जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान माना जाता है। और वो जो है एक बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री भी रहे हैं और अभी भी हैं, और देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं लगातार 2 साल कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो मुझे कोई पार्टी पॉलिसी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं। देखिए उदारीकरण होता क्या है, लिबरलाइजेशन। तो भारत में औद्योगिक नीति जो है जब लागू हुआ 1991 में, आधुनिक भारत की और नई औद्योगिक नीति, तो उदारीकरण से तात्पर्य है दोस्तों, जब भारत 1991 के बाद एलपीजी अपनाया तो कुछ ऐसे उद्योग थे जिसमें जटिल समस्या थी, उसमें जो है लाइसेंस लेना, चाहे उसका प्रोसेसिंग चार्ज, या फिर उद्योग के लिए जो है कुछ उस समय नियम और कायदे कानून थे, जिसको जो है उस समय उसमें कुछ ढील दिया गया, जिसके कारण जो है उदारीकरण। तो आप इसका वर्ड से ही समझ सकते हैं, उदार दिल का आदमी है, यानी जो है वो सहज आदमी है, यानी जो जितने भी कंपनियां थी भारत में, औद्योगिक कंपनियां वगैरह थी, उसको थोड़ा सा ढील दिया गया, जिसके कारण जो है वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकती थी। उसके बाद आ गया निजीकरण, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन आ गया, यानी निजी कंपनियां जो थी उसको भी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वो योगदान देने के लिए लाया गया। और उसके बाद प्राइवेट कंपनी भी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना अहम योगदान दी, और भारतीय अर्थव्यवस्था में आपका जो है वो 1991 से अब जो है ये निजीकरण अपनाया गया था। अब आ गया वैश्वीकरण, ठीक है। वैश्वीकरण कहने का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, यानी भारत का जो अर्थव्यवस्था था वो वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी वर्ल्ड के अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया, ठीक है। कोई भी आदमी जो है भारत में आके अपना स्वतंत्र व्यापार कर सकता था, और उसके बाद जो है भारत भी जो है दूसरे देशों के साथ जो है वो व्यापार करने लगी, जिससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारत के यहाँ का जो प्रोडक्ट था उसका मांग बढ़ा। फिर भारत के बाहर जो प्रोडक्ट मतलब दूसरे देश का जो प्रोडक्ट था, जो भारत के आम आदमियों के लिए अच्छी थी, उसको भी भारतीयों ने अपनाया। तो मोटा मोटी कहने का तात्पर्य है, भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत जो है वो उद्योगों को अधिक बल दिया गया, उद्योग पर अधिक बल दिया गया, और उसको कुछ अहम छूट दिया गया, और निजी कंपनियां भी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वो निवेश करने लगी। साथ में दूसरे भी देश का अर्थव्यवस्था जो था वो भी जो है उसमें भी भारत जो है अपना योगदान दी, साथ और दूसरे देश भी भारत के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार करने लगी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, औद्योगिक नीति 1948, 1956 और 1991। अब हम लोग आते हैं एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि लौह उद्योग है, भारत में जो है लौह उद्योग का एक अहम योगदान रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो इससे पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, पहला लौह कारखाना जो है 1874 में बराकर नदी के किनारे पश्चिम बंगाल कुल्टी में स्थापित किया गया था। बाद में फंड के अभाव में यह कंपनी बंद हो गई और बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया, यानी बंगाल सरकार के अधीन आ गया, यानी बंगाल सरकार जो है इसको चलाने लगी, यानी खरीद ली। इसके बाद इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया है, ठीक है, कर दिया गया था। उसके बाद स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना, जो कि अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका अहम योगदान है, जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जो है जानते ही हैं।
बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के साक्ची नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। तो 1907 याद रखिएगा। वैसे प्रोडक्शन आपका 1911 से चालू हुआ था, लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि टिस्को का स्थापना कब हुआ था, कहाँ है, जमशेदपुर में है, साक्ची नदी के किनारे है, ठीक है, 1907 में हुआ था। और उसके बाद इसको है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 1918 में, यानी उससे 11 साल बाद हुआ था। और इसको जो कि 1948 में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर की गई थी। बाद में कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर स्थित संयंत्रों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। तो टिस्को 1907 में हो गया झारखंड के साक्ची जमशेदपुर में। इसको यानी इंडियन आयरन स्टील कंपनी 1918 में पश्चिम बंगाल में हीरापुर नामक स्थान पर, बाद में कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर स्थित संयंत्रों में भी इसको मिला लिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आ गए आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो किस किस देश के, क्योंकि भारत जो है जब स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत के पास इतना तकनीकी नहीं था, कच्चे माल का भरपूर उपलब्धता थी भारत के पास, लेकिन क्या था उस समय भारत जो है वो अपनी औद्योगिक नीति और के लिए अग्रसर था। लेकिन इसके पास क्या है, इसके पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जिससे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में या फिर अपना स्टील प्रोडक्शन को अच्छे तरीके से कम वेस्टेज में अच्छा प्रोडक्शन कर सके, जिसके लिए स्वतंत्र भारत के पश्चात स्थापित लौह इस्पात का कारखाना का निर्माण किया गया। और हर देश के सहयोग से भारत ने जो है वो कुछ कंपनियां जो है वो हर देश के मदद से स्थापित हुआ था, जैसा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना आप याद कर लीजिएगा, जैसा कि दिया गया 1951 से 56, 56 से 61 दूसरा था। तो ठीक है, अब इसमें दूसरा पंचवर्षीय योजना में होता है दोस्तों, ये बहुत ही बार पूछा गया है, तीनों कंपनियां भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। तो देखिए भिलाई लौह इस्पात जो है 1955 में छत्तीसगढ़ सोवियत संघ यानी रूस के मदद से। तो देखिए इसको याद रखने का ट्रिक है, भिलाई यानी भिलाई, हम लोग गांव में बोलते हैं, चाहे भिलाई मत रूसो, मतलब कोई भी मेरी सिस्टर या फिर कोई भी घर में या फिर छोटा बच्चा हो, चाहे कोई, बोलते हैं गांव में एक लैंग्वेज है भिलऊ मत रूस। हाँ, तो मतलब भिलाई जो है रूस के मदद से छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, सोवियत संघ की मदद से, क्योंकि 1955 में जो है वो सोवियत संघ ही था। ठीक है, 1917 में बना था, 1921-22 में सोवियत संघ का स्थापना हुआ था। फिर उसके बाद सोवियत संघ जो है बाद में जाके वो टूट जाता है, जो रूस जो है उसमें सबसे बड़ा देश बनता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर। तो याद रखिएगा दुर्गापुर जो है वो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, तो याद ही है 1956 में हुआ था। उसके बाद ये जो है ब्रिटेन की मदद से, तो याद रखिएगा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन का अधिकार सबसे पहले हुआ था, जिससे कि आप याद रख सकते हैं। अब आ गया राउरकेला। तो केला खरीदने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, हम लोग को मनी चाहिए, यानी राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी, आप याद रख सकते हैं। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जो कि छत्तीसगढ़ में है भिलाई, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में है। और छत्तीसगढ़ का जो भिलाई है वो सोवियत संघ की मदद से, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की मदद से, और राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जो कि है जर्मनी की मदद से हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि आपका जो है असफल रही थी, लेकिन आपका जो है उसमें उद्योग का जो है बहुत ही विकास हुआ था। तो बोकारो स्टील संयंत्र जो है 1964 में झारखंड, जो कि सोवियत संघ रूस की मदद से हुआ था। ठीक है, बोकारो। उसके बाद बिहार में बरौनी है, बरौनी भी हुआ था आपका, इसी में हुआ था। और उसके बाद सलेम स्टील प्लांट जो कि तमिलनाडु में है, और आपका विशाखापट्टनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में है। याद रखिएगा विशाखापट्टनम भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का, जो कि डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। तो मैंने बंदरगाह भी भारत का करा दिया है, भारत की अवस्थिति विस्तार भी हो गया है, भारत का झील, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट। तो इंडियन ज्योग्राफी में मैंने बहुत सारे वीडियो जो है वो आपके लिए करा दिया है। और चलिए हम लोग चलते हैं वस्त्र उद्योग में, चलते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चलते हैं। तो इसमें है आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मील 1818 में कलकत्ता में समीप फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी। ठीक है, किंतु यह असफल रही थी। ठीक है, लेकिन आपको पता है, आपको जो है ये बताना पड़ेगा
एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत की पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित 1918 में कोलकाता में फोर्ट ग्लोस्टर में हुई थी, किंतु यह असफल रही थी। ठीक है, सबसे पहले सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना 1854 में मुंबई के कावासजी डाबर द्वारा खोला गया था, जो कि सफल रही थी। यानी पहला जो है 1818 में कोलकाता में, जो कि असफल रही थी। फिर 1854 में मुंबई में कावासाकी डाबर द्वारा खोला गया था, ठीक है, जो कि सफल रही थी। अब उसके बाद हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट पूछा जाता है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी बोलते हैं और औद्योगिक राजधानी भी बोला जाता है भारत का मुंबई। ठीक है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आप देख लीजिए, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएससी हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो जो है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आ गया जूट उद्योग, जूट इंडस्ट्री, जिसको सोने का रेशा बोलते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर है। जूट के रेशे से सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इसका पहला कारखाना कलकत्ता के समीप रिसरा 1855 में हुआ था। कहीं के 1856 भी आप पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आपको जो है एनसीईआरटी को अगर जो फॉलो जितने भी एग्ज़ाम भारत में होते हैं वो एनसीईआरटी को फॉलो करती है। ठीक है, जो कि 1961 में जो एनसीईआरटी का स्थापना हुआ था। और तो उसमें है भारत का पटसन उद्योग कलकत्ता में के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया था। और 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिले तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय क्या हुआ था दोस्तों, पूर्वी मतलब जो बंगाल था, पूर्वी बंगाल जिसको आधुनिक बांग्लादेश बोलते हैं, वो जो है वो पाकिस्तान में चले जाने के कारण जो है जितने भी कच्चे माल यानी जूट के उद्योग थे, कच्चे माल, वो बांग्लादेश में चले जाने के कारण भारत की जो पटसन उद्योग थी वो कुछ प्रभावित हुई थी। फिर बाद में भारत ने इस क्षेत्र में भी अपना जो है दबदबा बनाए रखा, और अभी भी भारत जो है वो पटसन के और जूट के उत्पादन में अपना अहम योगदान देती है विश्व में। ठीक है, तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चला गया, जो कि 6 दिसंबर 1971 को जो है बांग्लादेश स्वतंत्र होने के बाद पूर्वी बंगाल स्वतंत्र होने के बाद एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ, जिसको आधुनिक बांग्लादेश बोलते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं एल्युमिनियम इंडस्ट्री। तो भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के निकट जे नगर में स्थापित किया गया था। भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां हैं बाल्को, यानी जो इसको तो आप याद ही रखिएगा दोस्तों, कोरबा मध्य प्रदेश में है, कोयना महाराष्ट्र में है, जो कि सोवियत संघ के महाराष्ट्र से है, हिंडाल्को रेणुकूट यूपी में है, जो कि यूएसए की मदद से है, नाल्को दमनजोड़ी उड़ीसा फ्रांस की मदद से है। ये आपको पूछा ही जाता है दोस्तों। कोरबा, जैसे कि मैंने ये साइड मेंस का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें छत्तीसगढ़ का कोरबा क्षेत्र आपका जो है, ये छत्तीसगढ़ का कोयला क्षेत्र जो है उसके बारे में पूछा गया था, और डायरेक्ट आपको जो है वो पूछा ही जाता है। ठीक है, आपको इसका याद रखिएगा। कोरबा मध्य प्रदेश में है, कोयना महाराष्ट्र में है, रेणुकूट यूपी में यूएसए की मदद से है, दमनजोड़ी उड़ीसा में फ्रांस की मदद से है। ठीक है, तो किस स्टेट में है वो भी पूछा जाता है, किस देश की मदद से बनाया गया है वो भी पूछा जाता है। तो बाल्को का फुल फॉर्म होता है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, और आपका नाल्को का होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, और हिंडाल्को का होता है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, वायुयान निर्माण उद्योग हम लोग पढ़ते हैं। भारत का इसमें जो है, भारत अभी भी जो है वैश्विक क्षेत्र में जो है, इसमें भारत इसमें भी जो है अपना जो है वो पहुंच बना रहा है धीरे धीरे करके। तो देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बेंगलुरु के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स क्राफ्ट कंपनी यानी हिंदुस्तान एयर
एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। इस समय से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पवन हंस वगैरह जितने भी हेलीकॉप्टर छोटे छोटे हैं उसका निर्माण करती है। और भारत में जितने भी वायुयान के पार्ट पुर्जे और कल पुर्जे होते हैं यहाँ पे निर्माण किया जाता है, ठीक है। और आ गया जलमान निर्माण कंपनी, जो कि जापान नंबर 1 पे है। तो पहला कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। बाद में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है लिमिटेड विशाखापट्टनम में जो है वो कर दिया। याद रखिएगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में, हिंदुस्तान शिपयार्ड गोवा में है, ठीक है। मझगांव आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये पूछा गया था बिहार दरोगा का जो पीटी हुआ था उसमें पूछा गया था। अब आ गए मैं इंडियन रेलवे के बारे में। तो इंडियन रेलवे के बारे में मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन जितने भी इंडियन रेलवे का इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहिए और एक्सेल का निर्माण बेंगलोर में होता है। विद्युत इंजन का निर्माण चितरंजन में होता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में पेरम्बू में है। और डीजल इंजन कंपनी वाराणसी में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। और आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली में है, ठीक है, यूपी में है। अब हम लोग आते हैं चीनी उद्योग। तो देख लीजिए, चीनी उद्योग जो है भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई थी। तो बिहार में ही हुआ था, क्योंकि दोस्तों उस समय जो है कच्चा माल जो है वो जहाँ पे इंडस्ट्री इसके लिए था, तो बिहार में उस समय जो है वो गन्ना का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। खैर अभी तो यूपी जो है गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है, और महाराष्ट्र जो है चीनी का प्रोडक्शन करने में नंबर 1 स्थान पे है, ठीक है। तो 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना हुई थी। सीमेंट उद्योग भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने के कारखाने 1904 में मद्रास में हुए थे, जो कि असफल रहा था। बाद में फिर मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई थी, जिसे 1914 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो आपको लगता होगा कि मैं थोड़ा स्पीड पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा स्पीड अगर मैं लेके नहीं चलूँगा दोस्तों तो बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा। और बड़ा वीडियो आप लोगों को, चाहे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बड़ा वीडियो देखने में जो है वो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि अभी के समय में जो है दोस्तों छोटा सा वीडियो में अधिक कंटेंट स्टूडेंट चाहते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा स्पीड लगता होगा तो प्लीज़ आप एक से 2 बार और देख सकते हैं मेरा वीडियो को। और रासायनिक उर्वरक उद्योग यानी केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, भारत में उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नाम के स्थान पर स्थापित किया गया था। और स्वतंत्र भारत में तो जानते ही हैं सिंदरी में हुआ था। और भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पंजाब प्रथम स्थान पे है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चमड़ा उद्योग लेदर इंडस्ट्री, भारत में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना और बेंगलुरु में है। कानपुर चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है। अनुसंधान केंद्र भी यहीं पे है। यहाँ जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। रेशम उद्योग, भारत चीन के बाद प्राकृतिक रेशम की दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और प्राकृतिक रेशम के सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश भारत है, जो कि शहतूत है, एरी है, तसर है और मूंगा है। सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन भारत में होता है, और एकमात्र देश है जो कि चारों किस्म का जो है वो उद्योग रेशम का उत्पादन करती है। कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करने में एक अपना योगदान देती है। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो आधुनिक लौह इस्पात उद्योग, तो जैसा कि आपको पता ही है जमशेदपुर में हुआ था। तट आधारित इस्पात संयंत्र स्थापित कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की मदद से हुआ था। और राउरकेला स्टील संयंत्र की स्थापना, राउरकेला जानते ही हैं, केला के लिए जर्मनी चाहिए। भिलाई संयंत्र जो है, भिलाई जो है तो भिलाई के लिए जो है रूस गई थी, यानी रूस यानी रूस की मदद से। भारत में कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो आपका जो है वो किस शहर भारत में प्रथम कपास मिल का? वैसे तो कोलकाता में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है।
भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो बांग्लादेश है। स्वतंत्र भारत के बाद जो है 3/4 लगभग जितने भी इंडस्ट्री और उत्पादक क्षेत्र थे वो चला गया था उसमें। भारत में रासायनिक उर्वरक के 2 बड़े उपभोक्ता कौन है? पंजाब और हरियाणा है। ठीक है दोस्तों। झारखंड में टाटा स्टील एंड टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुआ था। ठीक है। पूर्व का मैनचेस्टर सूती वस्त्रों की राजधानी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। और सूती वस्त्रों की राजधानी आपका हो गया मुंबई हो गया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर हो गया, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको कैसा वीडियो लगा प्लीज़ कमेंट्स करके आप बताइएगा। और आपको अगर कोई दिक्कत हुई होगी, परेशानी हुई होगी वीडियो को लैंग्वेज समझने में, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं और भी लैंग्वेज को आसान करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।